नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। जल जीवन मिशन ने महत्वपूर्ण उपलब्धि की हासिल। 14 करोड़ ग्रामीण परिवारों को मिला नल जल कनेक्शन। 2 लाख से अधिक गांवों और 161 जिलों में अब हर घर जल। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्तमान वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर 22 महीने के उच्चतम स्तर 623 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंचा। और उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों में 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट किया जारी। घने कोहरे का भी अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। जल जीवन मिशन ने 14 करोड़ 72.71% ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई भारत सरकार की इस प्रमुख पहल ने बेमिसाल गति और पैमाने का प्रदर्शन करते हुए केवल 4 वर्षों में ग्रामीण नल कनेक्शन कवरेज को आश्चर्यजनक रूप से 3 करोड़ से बढ़ाकर 14 करोड़ कर दिया है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि ग्रामीण विकास में एक आदर्श बदलाव का प्रतीक है, जो पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने, समुदायों को सशक्त बनाने और सतत प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए मिशन की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और विभिन्न विकास भागीदारों के सहयोग से कार्य करते हुए जल जीवन मिशन ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। अब तक 6 राज्यों गोवा, तेलंगाना, हरियाणा, गुजरात, पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा 3 केंद्र शासित प्रदेशों पुडुचेरी, दमन और दीव, दादरा और नागर हवेली तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह ने 100% कवरेज हासिल कर ली है। मिजोरम 98.68% और अगर अरुणाचल की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश 98.48% और बिहार की अगर बात करें तो 96.42% कवरेज के साथ निकट भविष्य में 100% लक्ष्य हासिल करने के मार्ग पर है। और 2 लाख से अधिक गांवों और 161 जिलों में अब हर घर जल है। हर घर जल पहल से पर्याप्त सामाजिक आर्थिक लाभ मिल रहे हैं, जिससे ग्रामीण आबादी विशेषकर महिलाओं और युवा लड़कियों को रोजाना पानी लाने के कठिन काम से मुक्ति मिल रही है। इस बचाए गए समय का अब आय सृजन गतिविधियों, कौशल विकास और बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए उपयोग किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से प्रेरित होकर जल जीवन मिशन लगातार सतत विकास लक्ष्य 6 सभी को सुरक्षित और किफायती पानी उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी घरों, स्कूलों, आंगनवाड़ियों और सार्वजनिक संस्थानों में नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल पहुंचने की मिशन की प्रतिबद्धता पूरी तरह विकसित भारत के उद्देश्यों के अनुरूप है। और वर्तमान वित्त वर्ष में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.3% रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुमान के अनुसार निवेश और सरकार के व्यय के कारण खनन, विनिर्माण और वित्तीय सेवा क्षेत्र में वृद्धि होगी। ये समग्र रूप से जीडीपी की वृद्धि दर को तेज करने में सहायक होगी। सरकार का अनुमान है कि निवेश और विनिर्माण में वृद्धि के कारण दूसरी छमाही में अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.9% तक रह सकती है। और 29 दिसंबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 759 करोड़ डॉलर बढ़कर 623 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1 अरब 87 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और अब ये कुल 551 अरब 62 करोड़ डॉलर के स्तर पर पहुंच गई है।
और केरल सरकार और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, केंद्रीय समुद्री मत्स्य पालन अनुसंधान संस्थान के सहयोग से केरल के कोच्चि में समुद्री राज्यों में मत्स्य पालन की संभावनाओं को दोहन करना विषय पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी की। यह आयोजन दरअसल राज्य सहायता मिशन के तहत एक विशिष्ट पहल है। इस एक दिवसीय कार्यशाला में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रमुख हितधारकों, शोधकर्ताओं, उद्योग प्रतिनिधियों और प्रोफेशनल विशेषज्ञों को एक मंच पर लाया गया है और इस दौरान स्थायित्व, बाजार संबंधों और जमीनी चुनौतियों से निपटने के क्षेत्र में भारत के विशाल समुद्री मत्स्य पालन के वादे को साकार करने के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। मुख्य भाषण देते हुए नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा, विकसित भारत 2047 को सुनिश्चित करने में प्रौद्योगिकी अत्यंत मददगार बनने जा रही है। उन्होंने नीति आयोग की भूमिका के बारे में बताया और विकसित भारत 2047 को सुनिश्चित करने की दिशा में राज्यों के साथ मिलकर काम करने पर विशेष जोर दिया। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने मत्स्य पालन क्षेत्र में आंध्र प्रदेश की उपलब्धि की सराहना की और समुद्री मत्स्य पालन में उत्पादन एवं उत्पादकता के संदर्भ में क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। इस कार्यशाला में उन समस्त क्षेत्रीय मुद्दों पर प्रगतिशील चर्चा हुई जिनके लिए नीतिगत बाधाओं को दूर करने, क्षमता में निहित अंतर को घटाने और भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। दरअसल ये सभी बड़े पैमाने पर रोजगार सृजित करने और भारत के लिए विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में समुद्री मत्स्य पालन की पूर्ण विकास क्षमता को हासिल करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस कार्यशाला के 4 तकनीकी सत्र विभिन्न राज्यों में भारत की समुद्री मत्स्य उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों जैसे कि स्थायित्व हासिल करने के तौर तरीकों, निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धी क्षमता, आवश्यक अवसंरचना में निहित अंतर और आजीविका जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर केंद्रित थे। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, गोवा और उड़ीसा जैसे तटीय राज्यों ने अपने अपने सर्वोत्तम तौर तरीकों को साझा किया जिन्हें और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। इस कार्यशाला में नीतिगत अंतर और पहलू पर प्रकाश डालते हुए समुद्री क्षेत्र में प्रमाणन और स्थायित्व पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अपेक्षित परिणामों में इस क्षेत्र की प्रगति में बाधक प्रमुख समस्याओं एवं कमियों की पहचान करना, बेहतर सुरक्षा और अवसंरचना के लिए स्थायित्व, विपणन और तकनीकी पहलू एवं रणनीतियां बनाने के लिए सिफारिशें पेश करना और हितधारकों के बीच आपसी सामंजस्य बढ़ाना शामिल है। पर्यटन मंत्रालय ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से स्थानीय समुदाय के सदस्यों, नाव मालिकों और वन विभाग के अधिकारियों के लिए अमृत धरोहर क्षमता निर्माण योजना के तहत चौथे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस पहल के तहत 15-15 दिनों के 2 प्रशिक्षण कार्यक्रम, पहला वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम और दूसरा पर्यटन नाविक प्रमाणन पत्र संचालित किए जाएंगे। उड़ीसा राज्य आर्द्र भूमि प्राधिकरण और वनस्पति गरान वन प्रभाग राजनगर की सहायता से भीतर कनिका और उसके आसपास के स्थानीय समुदायों से कुल 60 प्रतिभागियों की प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहचान की गई और बाद में उन्हें प्रकृति मार्गदर्शक के रूप में प्रमाण पत्र दिए गए। ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अमृत धरोहर पहल के अंतर्गत देश भर में रामसर स्थलों की प्रकृति पर्यटन क्षमता का दोहन करके स्थानीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसरों को बेहतर करने के चल रहे प्रयास का हिस्सा है। इस कार्यक्रम के पहले चरण में 5 प्राथमिकता वाले रामसर स्थलों सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर आर्द्र भूमि, यशवंत सागर, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और चिल्का झील की पहचान की गई। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, सिरपुर आर्द्र भूमि और यशवंत सागर के लिए पहले 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम दिसंबर 2023 में सफलतापूर्वक पूरे किए जा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट ने भारत और यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के बीच AMU को भी मंजूरी दे दी है। इसमें 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन और ऊर्जा आत्मनिर्भरता के लिए भारतीय रेलवे से सहयोग पर करार पर हस्ताक्षर होने हैं।
इस एमओयू में भारतीय रेलवे के लिए स्वच्छ ऊर्जा सहित दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, रेलवे की इमारतों के लिए एक ऊर्जा दक्षता नीति, स्वच्छ ऊर्जा खरीद योजना तथा कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता आदि शामिल है। और कैबिनेट ने साथ ही फैसला लेते हुए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग को लेकर भारत सरकार और गुयाना गणराज्य के बीच एमओयू को स्वीकृति दी है। इस हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से भारत को कच्चे तेल के स्रोत में विविधता तथा देश की ऊर्जा और आपूर्ति सुरक्षा में वृद्धि हासिल होगी। और आपको बताते चलें कि 11.2 बिलियन बैरल तेल की नई खोज से गुयाना दुनिया का नया तेल उत्पादक देश बन गया है। उसकी तेल की ये खोज कुल वैश्विक तेल का 18% और खोजे गए तेल का 32% है। और सरकार को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत विभिन्न सेक्टर के उत्पादन में बढ़ोतरी की उम्मीद है। वहीं मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अब देश ही नहीं, अब विदेशों में भी एक अलग इबारत लिख रही है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे एप्पल को प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना का लाभ मिला। मेक इन इंडिया की सफलता की कहानी अब देश ही नहीं, अब विदेशों में भी एक अलग इबारत लिख रही है। मेक इन इंडिया के चर्चे अब हर जगह सुनाई दे रहे हैं। वहीं बात करें तो एप्पल की, तो एप्पल मोदी सरकार की मेक इन इंडिया पहल और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना के लिए एक बड़ी जीत में एप्पल ने शुरुआती 7 महीनों में 60,000 करोड़ रुपए से अधिक के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य वाले आईफोन को असेंबल करने में कामयाबी हासिल की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अपने भारत आधारित आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से यह उनके लिए 74,000 करोड़ रुपए के संयुक्त लक्ष्य का 81% दर्शाता है, जिसे उन्हें मोबाइल उपकरणों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत वित्त वर्ष 2024 में हासिल करना आवश्यक था। इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा 70% भारत से आईफोन निर्यात से आया। ये आंकड़े 3 एप्पल विक्रेताओं फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और विस्ट्रॉन अब टाटा द्वारा अधिकृत द्वारा उपलब्ध कराए गए डेटा पर आधारित है। फ्री ऑन बोर्ड के मूल्य में पूर्व फैक्ट्री लागत के साथ साथ विक्रेता तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त खर्च भी शामिल हैं। तीनों आपूर्तिकर्ताओं को वित्त वर्ष 2024 के अंत तक आईफोन उत्पादन में एफओबी मूल्य 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान। यह पीएलआई योजना के तहत उनकी प्रतिबद्धताओं की तुलना में 20 से 35% की वृद्धि दर्शाता है। नतीजतन भारत से मोबाइल उपकरणों के कुल निर्यात में एप्पल की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है। उत्साहजनक प्रवृत्ति ने सरकार को मोबाइल डिवाइस उत्पादन के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्यों की घोषणा करने के लिए प्रेरित किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारत में अगले 2.5 दशकों में मध्य वर्ग का आकार 2 गुना हो सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देश की आर्थिक वृद्धि दर अगले 2.5 दशकों के दौरान 6 से 7% के बीच बनी रही तो देश में मध्य वर्ग का आकार 2020-21 के 31% से बढ़कर 2046-47 में 61% तक पहुंच जाएगा। देखिए ये रिपोर्ट। आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए आंकड़े भारतीय मध्यम वर्ग में वृद्धि की ताकत को दर्शाते हैं। वहीं आयकर रिटर्न की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2011-12 से ये आंकड़ा 2020-21 के अंत तक 2 गुना से अधिक हो गया है। वहीं 589 करदाताओं ने रुपए 500 करोड़ से अधिक की सकल कुल आय के साथ रिटर्न दाखिल किया है। परंतु वेतन आय अर्जित करने वालों के रिटर्न का डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 9 साल की अवधि में प्रति वर्ष रुपए 5.5 से 25 लाख के बीच कमाई करने वालों की औसत वार्षिक वृद्धि 20% से अधिक है। इस डेटा से 2 चीजें स्पष्ट रूप से प्रकट होती हैं। एक, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ और उसका सरलीकरण हो रहा है। प्रवेश स्तर के वेतनभोगी कर्मचारी जो प्रति वर्ष रुपए 5.5 लाख से 9.5 लाख के बीच कमाते हैं, उन्होंने इसी अवधि में 19% की वृद्धि देखी है। इस समूह की शुरुआत 2011-12 में सामूहिक रूप से रुपए 1.4 ट्रिलियन की कमाई के साथ हुई, जो 2020-21 में बढ़कर रुपए 6.8 ट्रिलियन हो गई, जो लगभग 5 गुना अधिक है। इस अवधि में आय से सबसे बड़ा लाभ रुपए 5.5 लाख और 25 लाख के बीच आय स्तर के बीच हुआ है। सामूहिक रूप से 2.8 ट्रिलियन रुपए बढ़कर 14.5 ट्रिलियन रुपए हो गए, जो कि 5 गुना से कुछ अधिक है। साल 2047 तक 49.9 लाख रुपए हो जाएगी सालाना कमाई।
SBI रिसर्च का दावा है कि टैक्स देने वालों की औसत आय वित्त वर्ष 2022 में 13 लाख रुपए से बढ़कर वित्त वर्ष 47 में 49.9 लाख रुपए हो जाएगी और भारत लोअर इनकम ग्रुप से हाई इनकम ग्रुप इकोनॉमी की श्रेणी में आ जाएगा। आयकर देने वालों की संख्या में भी साल 2047 तक भारी इजाफा होगा। साल 2014 में कुल 21 लाख लोगों ने ITR भरा था। साल 2023 में ये संख्या बढ़कर 8.5 करोड़ हो गई। साल 2047 तक इसके बढ़कर 48.2 करोड़ हो जाने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए अब बात करते हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा की। केंद्र सरकार द्वारा संचालित विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं से झारखंड के गिरिडीह में विकास और जन कल्याण के कार्यों को नया आयाम मिल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा इस विकास की अनवरत यात्रा को साल 2047 तक मुकाम पर पहुंचाने के लिए सभी को साथ लेकर चल रही है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। गिरिडीह में विकसित भारत संकल्प यात्रा से स्थानीय लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ है, जिससे विकास को नई दिशा मिली है। जिले के शीतलपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा का गर्मजोशी से स्वागत हुआ, जिसमें समाज के हर वर्ग की सहभागिता दिखी। विकास रथ से लोगों को केंद्र प्रायोजित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने साल 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया। करने का मौका मिला और उसके बाद में इस दौरान लाभुकों ने मेरी जुबानी मेरी कहानी का खत्म न होने वाला एक सिलसिला शुरू किया और केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के फायदे बताए और गिनाए भी। महिला लाभुक बेबी देवी ने कहा कि केंद्र सरकार ने PM आवास योजना का लाभ देकर जिंदगी को आसान बना दिया है। मैं पहले मिट्टी का मकान में रहते थे, अब पाका का हो गया है। मैं खुश हूँ, धन्यवाद। केंद्र सरकार की मदद से खुशबू, उषा और सावित्री देवी के पक्के मकान और सुंदर आशियाने का सपना भी साकार हुआ है, जिसके लिए सबों ने एक स्वर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। रहने में दिक्कत होता था, उनको सरकार ने कॉलोनी दिया है तो अब रहने में आसान होता है। मोदी सरकार की कृपा से मेरा कॉलोनी आ गया तो पक्का वाला बन गया, तो अच्छे से खुश है। मोदी सरकार को धन्यवाद। राशन कार्ड भी है। आज नरेंद्र मोदी हम लोग को दिया मकान पक्का वाला, उससे बहुत अच्छा है। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा रहते हैं हम लोग सब। विकसित भारत संकल्प यात्रा के संयोजक संदीप डांगेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में इस यात्रा के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने की संजीदा कोशिश हुई है, जिसके बेहतर परिणाम मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा जो लाभ मिला है जो लोगों को, उसके बारे में भी बता रही है और जो अभी तक वंचित रहे उनके लिए भी सरकारी स्तर पर काम हो रहा है। इस यात्रा से देश को काफी लाभ मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री आवास जैसी केंद्र प्रायोजित योजनाओं ने गिरिडीह के गांवों और शहरों की तस्वीर बदल डाली है। इस कायाकल्प के पीछे केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगी। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर के साथ मैं दिवाकर कुमार। जम्मू में विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान को मजबूती मिल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन रियासी जिले में किया गया। इस कार्यक्रम में ड्रोन और मृदा स्वास्थ्य कार्ड प्रदर्शन के साथ साथ सभी पंचायतों में ऑन द स्पॉट सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी रियासी के पंचायतों में घूम घूम कर लोगों पर महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ रही है, जहां सरकारी अधिकारी विभिन्न योजनाओं के बारे में जनता की जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी पहल के तहत अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। और मैंने एनुअल संडे से लोन लिया था, तो 2 गायें ली थी मैंने, जो कि मैंने 10, 15, 20 किलो दूध दे रही हैं और अपना गुजारा चलता है मेरा और दूध भी बिक रहा है मेरा। तो मैं मोदी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का, जिन्होंने ऐसी स्कीमें निकाली हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा आम जन की जिंदगी को आसान बना रही है। गरीब और जरूरतमंद लोगों को केंद्र की सरकार की योजनाओं का लाभ एक ही जगह मिल पा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविरों में बड़ी संख्या में लोग प्रमुख योजनाओं का लाभ लेने पहुंच रहे हैं। देखिए जोधपुर से एक रिपोर्ट।
ये नज़ारा है जोधपुर के श्याम प्रसाद मुखर्जी पार्क में लगाए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर का, जहां बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। इन शिविरों के माध्यम से आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का एक ही छत के नीचे फायदा मिल पा रहा है। यहाँ आई लाभार्थी सारिका ने बताया कि मोदी सरकार की उज्ज्वला योजना का फायदा मिलने के कारण अब उसे चूल्हे पर रोटी नहीं बनानी पड़ेगी। सारिका ने मोदी सरकार का आभार भी जताया। मेरे को हाथों हाथ आज उज्ज्वला योजना का कनेक्शन मिल गया। मैं मोदी सरकार का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। पहले मैं लकड़ियों से चूल्हे पे खाना बनाती थी और अब मोदी जी की वजह से गैस पे खाना बनाऊंगी, इसलिए मैं गैस एजेंसी और मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इस शिविर में आई महिलाओं का सिलाई मशीन के लिए भी लोन स्वीकृत हुआ है। लोन मिलने के कारण वो काफी खुश नजर आई और केंद्र सरकार का आभार जताया। मैं सिलाई का कार्य करती हूँ और पीएम स्वनिधि योजना द्वारा जो मैंने 10,000 का लोन उठाया है, उससे मुझे बहुत बहुत लाभ मिला है और मेरा कार्य बहुत आगे बढ़ा है सिलाई का, और इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद चाहती हूँ मोदी जी का। सिलाई का कार्य करती हूँ और मोदी जी से 10,000 का लोन उठाया, उससे मैं अच्छा धंधा कर लेती हूँ और मोदी जी को धन्यवाद देती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में आई फिरदौस कासिम ने बताया कि वह एक महिला समूह चलाती हैं। उन्होंने महिलाओं के रोजगार के लिए आवेदन किया था, जो इस कैंप में स्वीकृत हुआ है। हमारे सहायता समूह को नगर निगम उत्तर द्वारा जो कार्य दिया गया स्वच्छ भारत अभियान में कैरी बैग का, तो उसका हमारे समूह के पास पैसा नहीं था। 50% हमें पहले राशि दी गई काम करने के लिए। 25,000 माल हमने जमा कराया। अब पूरा 50,000 हमने पूरा माल जमा करा दिया। इस कैंप में हमारी महिलाओं को 10,000 की जो लोनिंग हुई है वो दोबारा 20,000 की हो रही है। तो महिलाएं अपना स्वयं का रोजगार कर रही हैं और आगे वो अपना काम बढ़ा रही हैं, अपने पैरों पे खड़ी है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी साहब को भी कि ऐसी स्कीमें चलती रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए लाभकारी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत लगाए जा रहे कैंप असल मायनों में आमजन के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। केंद्र की प्रमुख योजनाओं का लोगों को फायदा मिल रहा है और उनकी मुश्किलें आसान हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। और उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड से आम लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। राजधानी दिल्ली और एनसीआर के अलावा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत नॉर्थ इंडिया में सुबह शाम के अलावा रात का पारा काफी नीचे गिर गया है। पूरे दिन धुंध और कोहरे के चलते विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। कम विजिबिलिटी की वजह से ट्रेनों और वायुयानों के आवागमन में भी प्रभाव पड़ा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अभी ऐसे हालात कुछ दिन और रहेंगे। और आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। विष्णुदेव साय ने कहा कि कांग्रेस ने 5 सालों में घोटाला ही किया है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान में मंत्रियों के शपथ के 6 दिन बाद सभी मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। मदन दिलावर ने राज्य के शिक्षा मंत्री का पदभार संभाला है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री को धन्यवाद दिया है। वहीं राजस्थान के मंत्री सुमित गोदारा ने सचिवालय में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री का पदभार संभाला। पदभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना के तहत योजना का लाभ वंचितों को मिले। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की पुस्तिका में श्री राम की जन्मभूमि की यात्रा की गाथा का वर्णन किया गया है। पुस्तिका के शुरुआत में विराजमान भगवान श्री राम और उनकी जन्मभूमि की भव्य तस्वीर देखते बनती है। विश्व हिंदू परिषद के शरद शर्मा ने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए 4000 से भी ज्यादा साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने पश्चिम बंगाल के चर्चित राशन घोटाले में टीएमसी नेता और बोनगांव नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष शंकर आधे को गिरफ्तार किया है।
महादेव बैटिंग ऐप मामले में ईडी की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। चार्जशीट में छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम शामिल है। ईडी ने इस मामले में 5 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। गणतंत्र दिवस के लिए नई दिल्ली में कर्तव्य पथ कड़ाके की ठंड के बीच परेड की रिहर्सल की गई। भारतीय नौसेना ने सोमालिया के तट के करीब एक मालवाहक जहाज में फंसे 15 भारतीय नागरिकों समेत कुल 21 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। नौसेना को मालवाहक जहाज MV लीला नॉरफॉक पर कोई अपहरणकर्ता नहीं मिला। नौसेना का आकलन है कि उनकी चेतावनी के बाद समुद्री डाकुओं ने अपना इरादा बदल लिया होगा। राजस्थान में कोटा जंक्शन के पास जोधपुर भोपाल पैसेंजर ट्रेन के 2 डिब्बे पटरी से उतर गए। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।